Dear student, I will explain about topic of whooping cough or pertussis. Next, we will see the introduction of pertussis या whooping cough. Pertussis, also known as whooping cough, is a highly contagious bacterial disease mainly caused by Brucella pertussis. It is characterized by severe coughing spell which can sometimes end in a whooping sound when the person breathes in. Whooping cough is also known as 100 days cough. Habit pattern of coughing may longer or subsequent weeks, month. So Chinese call it 100 days cough. So introduction of whooping cough or pertussis. Pertussis also known as whooping कफ. तो परटूसिस को हम वुपिंग कफ बोलते हैं और ये एक हाईली कंटेजियस बैक्टीरियल डिजीज है ना. तो ये क्या है, एक हाईली कंटेजियस बैक्टीरियल डिजीज है ना. ये बैक्टीरिया के थ्रू होने वाला एक हाईली कंटेजियस डिजीज है जो कि कौन से बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, ब्रुसेला परटूसिस है ना. ब्रुसेला परटूसिस बैक्टीरिया के कारण ये कॉज करता है परटूसिस और वुपिंग कफ. It is characterized by severe coughing spell which can sometimes end in a whooping sound when the person breathes in. तो इसका जो कैरेक्टराइज है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है वुपिंग कफ का, जब पर्सन ब्रेथ करता है तो उस टाइम वुपिंग साउंड ऑकर होता है ना. वुफिंग साउंड हमको सुनाई देता है ना. वुफिंग साउंड कैसा होगा, जैसे घर घर की आवाज़, जैसे लाइक डॉग जब बार्क करता है ना, तब उस टाइम उनके जैसे ही आवाज़ करने लगता है जिस पर्सन को वुफिंग कफ ऑकर हुआ है. वुफिंग कफ इज ऑल्सो नोन एज 100 डेज कफ है ना. तो वुफिंग कफ को और हम क्या बोलते हैं, 100 डेज कफ भी बोला जाता है. हैबिट पैटर्न ऑफ कफिंग में लॉन्गर और सब्सिक्वेंट वीक्स मंथ. सो चीनियस कॉल इट 100 डेज कफ. तो जो कफिंग का जो हैबिट पैटर्न है वो लॉन्गर या बहुत लॉन्ग भी हो सकता है, कुछ वीक भी हो सकते हैं, कुछ मंथ भी हो सकते हैं है ना. तो उसको हम और क्या बोल सकते हैं, 100 डेज कफ. इसीलिए 100 डेज कफ बोल सकता है क्योंकि उसका जो हैबिट पैटर्न है कफिंग का वो लॉन्गर, वीक्स, मंथ होता है. ओके, तो दिस इज ए इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट है डेफिनेशन. परट्यूसिस इज ए एक्यूट हाईली कंटेजियस डिजीज विच कॉज क्लासिक स्पाज्म, paroxysms of uncontrollable coughing that is violent and persistent, followed by a sharp high pitched intake of air which create characteristics whoop sound. तो परटूसिस क्या है, एक एक्यूट हाईली कंटेजियस डिजीज है ना. एक एक्यूट हाईली कंटेजियस डिजीज है जो कि किसके कारण है, जो विच कॉज क्लासिक स्पाज्म और अनकंट्रोलेबल कफिंग, जो कि क्या कर रहा है, अनकंट्रोलेबल कफिंग कॉज करता है ना. दिस इज वायलेंट एंड परसिस्टेंट फॉलो बाय ए शार्प. और जो ये कफ होता है ये बहुत ही वायलेंट होता है और बहुत ज़्यादा इसकी जो साउंड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत वायलेंट होता है ना. और इसकी जो पिच होती है वो हाई पिच में होता है. इसका जो साउंड होता है ना, जो वुफ साउंड होता है वो बहुत ज़्यादा पिच साउंड उसका ऊंचा होता है. चिल्ड्रन हु हैव टिपिकली इलनेस ऑफ परटूसिस ट्राई टू टेक डीप ब्रीथ बिटवीन कफ रिजल्ट इन वुफिंग कफ है ना. और चिल्ड्रन को जिसको भी बुफिंग कफ या परटूसिस का इलनेस है वो क्या करते हैं, वो डीप ब्रीथ करते हैं कफिंग के दौरान है ना. तो डेफिनेशन क्या होगा, परटूसिस क्या है, एक एक्यूट हाईली कंटेजियस डिजीज है जो कि जिसमें क्या हो रहा है, अनकंट्रोलेबल कफिंग ऑकर होता है और जो कफिंग का बहुत वायलेंट और शार्प और हाई पिच का होता है. नेक्स्ट है एजेंट ऑफ परटूसिस आर. तो परटूसिस या वुफिंग कफ के एजेंट क्या है, किस एजेंट के कारण वुफिंग कफ ऑकर हो रहा है. तो फर्स्ट है ब्रुसेला परटूसिस है ना. ब्रुसेला परटूसिस एजेंट बैक्टीरिया के कारण ऑकर हो रहा है. ब्रुसेला पैरापर्टूसिस, हीमोफिलस हीमोलाइटिस लाइटिकस, एडिनोवायरस, ब्रोंकी सेप्टिका. तो ये क्या है, एजेंट फैक्टर है. तो दिस एजेंट इट विल कॉज द परटूसिस और वुफिंग कफ. तो यू कैन सी द इमेजेस ऑफ
बैक्टीरिया ऑफ ब्रोटसेला पर्टुसिस। तो ब्रोटसेला पर्टुसिस का जो इमेज है ऐसा दिखता है, इसके कारण ही क्या हो रहा है, पर्टुसिस ऑकर होता है। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड पर्टुसिस का कितने डेज का होगा? द इंक्यूबेशन पीरियड इज टिपिकली 7 to 10 डेज। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 7 to 10 डेज इन इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन और इन्फेंट में 7 to 10 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। आफ्टर विच देयर आर यूजुअली माइल्ड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, माइल्ड कफिंग, स्नीजिंग और रनी नोज, है ना। और इसके बाद क्या हो रहा है, क्या सिम्टम्स शो होगा? माइल्ड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स शो होते हैं, माइल्ड कफ होता है, स्नीजिंग होगा और रनी नोज सिम्टम्स शो होंगे। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस मोड्स के थ्रू जो बैक्टीरिया है उसका ट्रांसमिट होता है? टाइनी ड्रॉपलेट दैट कम्स फ्रॉम माउथ एंड नोज ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, है ना। जिसको भी पर्टुसिस है पेशेंट को, इन्फेक्टेड पेशेंट के नोज और माउथ से जो टाइनी ड्रॉपलेट बैक्टीरिया हैं वो ट्रांसमिट होते हैं, है ना। इन्फेक्टेड पर्सन के नोज और माउथ के थ्रू ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। रेस्पिरेटरी एरोजल, है ना, थ्रू द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू भी ट्रांसमिट हो रहे हैं। थ्रू द क्लोज कॉन्टैक्ट, अगर इन्फेक्टेड पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट में अगर कोई नॉर्मल पर्सन आता है तो उसको क्या हो रहा है, बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होता है। इट स्प्रेड थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ओरल सिक्रेशन और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, सो इट ईजिली स्प्रेड थ्रू द कफ, स्पेशली व्हेन पीपल आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट लाइक लिविंग इन द सेम हाउस विद अ पर्सन हु हैज़ वूफिंग कफ। इट कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू स्नीज, है ना। तो जो पर्टुसिस है वो क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड हो रहा है थ्रू द ओरल सिक्रेशन और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू। क्लोज कॉन्टैक्ट में अगर ओरल सिक्रेशन के क्लोज कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये स्प्रेड होता है ना। तो ईजिली स्प्रेड होता है थ्रू द कफ के थ्रू ये, और क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू ये ईजिली स्प्रेड होता है। ओके, और कैसा हो रहा है ये, और इट कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू द स्नीज, है ना। थ्रू द स्नीजिंग के थ्रू भी ये इजीली स्प्रेड होता है, और पर्सन टू पर्सन भी क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू भी इजीली क्या हो रहा है, ये स्प्रेड होता है। तो दिस इज ए मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पर्टुसिस। यू कैन सी द इमेजेस ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कैसा हो रहा है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन अगर कफ कर रहा है तो उसके जो टाइनी ड्रॉपलेट जो न्यूक्लाई हैं वो क्या हो रहा है, एयर में स्प्रेड हो रहे हैं और ये पर्सन को इन्फेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है कफ, थ्रू द कफ, थ्रू द स्नीजिंग के थ्रू ये स्प्रेड हो रहा है। नेक्स्ट है एज ग्रुप एंड सेक्स। तो किस एज ग्रुप और सेक्स को ये अफेक्ट करता है? इट इज़ प्राइमरी डिजीज ऑफ प्री स्कूलर 3 to 5 years में ऑकर इन्फेंट, न्यूबॉर्न, प्रेग्नेंट लेडी, है ना। तो ये डिजीज़ है प्राइमरली किसको अफेक्ट कर रहा है, प्री स्कूलर जो चिल्ड्रन होता है 3 to 5 years के जो प्री स्कूल के चिल्ड्रन होते हैं उनको मेनली अफेक्ट करता है। इन्फेंट में ऑकर होगा, न्यूबॉर्न में और प्रेग्नेंट लेडी में ये ऑकर होता है। तो इस एज ग्रुप के लोग को ये अफेक्ट करता है। प्री स्कूलर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 50% ऑफ टोटल केस। तो जो पर्टुसिस के जो टोटल केस 50% टोटल केस के लिए प्री स्कूलर जो चिल्ड्रन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स दैन मेल्स, है ना। तो ये मोर कॉमन होता है फीमेल्स में एज कम्पेयर टू मेल्स। तो ये फीमेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू मेल्स। एंड सिंगल अटैक कन्फेयर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, है ना। और ये सिंगल अटैक करता है जिनकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग नहीं होती है, उनको ये अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। पर्टुसिस स्प्रेड थ्रू आउट ईयर बट मोर केसेस फाउंड इन विंटर स्प्रिंग सीजन, है ना। तो एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होगा, ये किस सीजन में ये पर्टुसिस स्प्रेड होता है, थ्रू द विंटर सीजन और स्प्रिंग सीजन में, है ना। स्प्रिंग सीजन और विंटर सीजन में ज़्यादा केसेस फाइंड आउट किया गया है। ओवर क्राउडिंग प्लेसेस, और थ्रू द ओवर क्राउडिंग प्लेसेस के थ्रू भी ये क्या होता है, इसके जो इन्फेक्शन है ये ज़्यादा स्प्रेड होते हैं। लो सैनिटेशन एरिया और पुअर सैनिटेशन एरिया के कारण भी होगा।
पुअर एनवायरमेंटल हाइजीन के थ्रू होगा। पर्सन विद द डिक्रीज इम्यूनिटी, अगर पर्सन को इम्यूनिटी डिक्रीज है, इम्यूनिटी पावर की लो है, उस कंडीशन में भी पेशेंट को पर्सन को ऑकर होगा। अनइम्यूनाइज्ड पर्सन अगेंस्ट वूपिंग कफ, और उनको जिनको वूपिंग कफ के अगेंस्ट अगर इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है, ऐसे पर्सन को भी क्या होंगे, पर्ट्यूसिस ऑकर होगा। नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस ऑफ पर्ट्यूसिस ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, ड्यू टू कॉजेटिव एजेंट बी पर्ट्यूसिस, दिस लीड टू लाइब्रेट नंबर ऑफ एंटीजन एंड टॉक्सिन, है ना, दिस लीड टू पैथोलॉजिकल चेंजेस इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो क्या हो रहा है, जो कॉजेटिव एजेंट क्या थे, ब्रुसेला पर्ट्यूसिस, ये क्या कर रहे हैं, ये बॉडी में एंटर कर रहे हैं और एंटीजन टॉक्सिन के नंबर को लाइब्रेट कर रहे हैं। दिस लीड टू, ये क्या रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये चेंजेस करने लगते हैं, है ना, और दिस लीड टू इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स टू म्यूकोसा एंड सिक्रेशन प्रे, और ये जो नेजोफेरिंग्स और ब्रोंकियल्स में क्या कर रहे हैं, ये वहाँ के जो म्यूकोसा और सिक्रेशन जो लेयर हैं उसमें यह इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहे हैं। दिस लीड टू लोकल एपिथेलियल डैमेज एंड सिम्टम्स अफेयर, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो एपिथेलियल सेल है वो डैमेज हो रहे हैं और सिम्टम्स अपेयर हो रहे हैं। सिम्टम्स क्या क्या होगा, कफ, है ना, कफ क्या होगा, हाईली वायलेंट कफ ऑकर होता है ना, परसिस्टेंस और शार्प कफ ऑकर होता है ना, सिम्टम, दिस लीड टू पर्ट्यूसिस डिजीज। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इंक्लूड 3 स्टेजेस, कैथेड्रल स्टेजेस, प्री प्रॉक्सिमल स्टेजेस 0 to 2 weeks, प्रॉक्सिमल स्टेजेस, स्पाज्मोडिक स्टेज 2 to 4 weeks, कन्वल्सन स्टेज लास्ट 2 weeks। स्टेज 1 catheterial stage. The catheterial stage symptoms appear that are, we will see the fever, rhinitis, running nose, sneezing, anorexia, loss of appetite, nausea and vomiting, lacrimation, abnormal and excessive secretion of tears due to local or systematic disease। तो lacrimation क्या होता है, abnormal और excessive सिक्रेशन ऑफ टीयर, है ना, टीयर का एक्सेसिव और एबनॉर्मल सिक्रेशन होगा। इरिटेटिंग कफ एट नाइट, है, एट नाइट के टाइम में इरिटेटिंग कफ ऑकर होगा। स्टेज 1 कैथेड्रियल, स्टेज 2 पैरोक्सिमल स्टेज, कफ मीन्स इन पैरोक्सिमस रिपीटिंग एंड इज एक्कम्पनीड बाय वॉमिटिंग। तो कफ क्या होगा, रिपीटिंग कफ ऑकर होगा सेकेंड स्टेजेस में, और उसके कारण क्या हो सकता है, वॉमिटिंग भी ऑकर होगा। अ टिपिकली अटैक कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड सीरीज ऑफ मेनी कफ इन एक्सपिरेशन फॉलोड बाय सडन डीप वायलेंट एक्सपिरेशन विद द कैरेक्टरिस्टिक क्राउनिंग साउंड। और सेकेंड स्टेजेस में क्या होगा, कफ के कारण क्या होगा, डीप कफ आने लगेंगे, जिसके कारण वॉयलेंट जो साउंड है ना, क्राउनिंग साउंड, वूफिंग साउंड ऑकर होगा। अल्सर ऑफ फेरेंडल ऑफ टंग, और टंग में अल्सर फॉर्म हो जाएंगे, स्वेटिंग होगा, कंजेशन ऑफ नेक एंड स्कैल्प वेन, नेक और स्कैल्प वेन में कंजेशन ऑकर होगा। पेशेंट अपीयर सफोकेटेड विद द कंजेस्टेड फेस विद और विदाउट साइनोसिस, और पेशेंट को क्या होगा, कंजेशन होगा, सफोकेशन ऑकर होगा। माउथ ओपन पेरी ऑर्बिटल एडिमा, और क्या होगा, जो पेरी ऑर्बिटल एरिया है वहाँ पर एडिमा ऑकर होगा। सम कंजक्टिवल हेमरेज, और कंजक्टिवा में हेमरेज ऑकर होगा, और कन्वल्सन में भी प्रेजेंट, और क्या होगा, कन्वल्सन भी प्रेजेंट हो सकता है। सब कंजक्टिवल हेमरेज, तो इसमें देख सकते हैं जो कंजक्टिवा है उसमें हेमरेज ऑकर होगा। फिर अल्सर ऑफ लिंग्वनल फेरेनल, है ना, जो लिंग्वनल एरिया है माउथ का, उसमें अल्सर फॉर्म होंगे। फिर पेरी ऑर्बिटल एडिमा, है ना, और जो ऑर्बिट एरिया है, आई का जो ऑर्बिट एरिया है वहाँ पर एडिमा होगा। स्टेज 3 कन्वल्सन स्टेज, डिस्टर्बिंग कफ एंड वॉमिटिंग, स्टॉप एंड एपेटाइट टू इम्प्रोन स्टार्ट ऑफ हंगरनेस, है ना। तो क्या होगा, कफ और वॉमिटिंग ऑकर होगा, जिसके कारण हंगरनेस भी स्टार्ट होने लगेगा। हैबिट पैटर्न ऑफ कफिंग में बी लॉन्गर टू सेवरल वीक और मंथ, और कफिंग का जो हैबिट पैटर्न है वो बहुत लंबा होगा और सेवरल वीक्स और मंथ भी होगा।
नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होगा? ओटाइटिस मीडिया इज़ क्वाइट फ्रीक्वेंट, है ना, तो ओटाइटिस मीडिया है क्वाइट फ्रीक्वेंट होंगे। रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा? न्यूमोनिया, स्पेशली इन्फेंट में न्यूमोनिया ओकर होगा। न्यूमोनिया क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, है ना। फिर एटिलेक्टासिस क्या होते हैं? व्हाट इज एटिलेक्टासिस? कंप्लीट और पार्शियल कोलैप्स ऑफ लंग्स और अ सेक्शन लोब ऑफ लंग, है ना। जो लंग्स के लोब्स होते हैं, है ना, वो पूरे कंप्लीट या पार्शियल कोलैप्स हो सकते हैं, है ना। जो लंग्स के लोब है वो कंप्लीट या पार्शियल कोलैप्स या डैमेज हो सकते हैं, या उसके कुछ सेक्शन भी डैमेज हो सकते हैं। फिर एम्फाइसेमा। व्हाट इज एम्फाइसेमा? इट इज़ ए लंग कंडीशन दैट कॉज द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, है ना, एयर फील इन द लंग्स। तो एम्फाइसेमा क्या होता है? एक लंग कंडीशन है जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है। किसके कारण हो रहा है? क्योंकि एल्वलाई में जो एल्वलाई के डैमेज होने के कारण शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑकर होता है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। इंट्राक्रेनियल हेमरेज, है ना, जो इंट्राक्रेनियल स्पेस है वहाँ हेमरेज ऑकर होगा, सीजर होगा ड्यू टू सेरेब्रल हाइपोक्सिया होने के कारण। सेरेब्रल एरिया में एयर नहीं पहुँचने के कारण, एयर की कमी होने के कारण, ऑक्सीजन के लो होने के कारण सीजर ऑकर होगा, पैरालिसिस होगा, हेमिप्लेजिया ऑकर होगा, एनसेफेलोपैथी या एनसेफेलाइटिस ड्यू टू सेरेब्रल एनोक्सिया के कारण। रक्चर ऑफ डायफ्राम, और डायफ्राम के रक्चर भी हो सकता है ना। रेक्टर प्रोलेप्स हो सकता है, अम्बिलिकल एंगुइनल हर्निया, वेलमिंग स्ट्रिंग और वायलेंट कफ के कारण रेक्टल प्रोलेप्स हो सकता है। ओके, माल न्यूट्रिशन ड्यू टू वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग होने के कारण माल न्यूट्रिशन भी ऑकर हो सकता है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। परट्यूसिस इज डिफिकल्ट टू डायग्नोज बिकॉज कफिंग में बी ड्यू टू कॉमन कोल्ड, ब्रोंकाइटिस और चेस्ट इन्फेक्शन, है ना। तो परट्यूसिस को डायग्नोस करने में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ना। फॉर ऑकरेंस डायग्नोस क्या हम डायग्नोस करेंगे? CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, लिम्फोसाइटोसिस इंक्रीज, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? लिम्फोसाइटोसिस इंक्रीज होगा, इसीलिए CBC किया जाएगा। चेस्ट एक्सरे, पेरियलर इन्फिल्ट्रेशन, एटेलेक्टासिस, एम्फाइसेमा, एटिलेक्टासिस और पेरियलर इन्फिल्ट्रेशन होने के कारण क्या करेंगे? हम चेस्ट एक्सरे करेंगे, एलाइजा टेस्ट करेंगे। किस लिए करेंगे? IgM, IgG और IgA हीमोग्लोबिन को फाइंड आउट करने के लिए एलाइजा टेस्ट करेंगे। नेसोफेरेंजियल स्वैब क्यों करेंगे? मेनली स्टेज 1 होने के कारण नेसोफेरेंजियल स्वैब करेंगे। पेरिहिलर इन्फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर फॉर परट्यूसिस। परट्यूसिस के लिए बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर क्या है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन करना। तो फर्स्टली क्या करेंगे? DPT वैक्सीन 0.5 ml इंट्रामस्कुलर 5 डोज, DPT 1 डोज 6 वीक, DPT 2 सेकेंड डोज 10 वीक्स, DPT थर्ड डोज 14 वीक्स, DPT फर्स्ट बूस्टर 16 to 18 मंथ, DPT सेकेंड बूस्टर 5 ईयर्स। तो परट्यूसिस से प्रिवेंट करने के लिए हम DPT का वैक्सीन लगाएंगे। एंटीबायोटिक्स, we will provide the antibiotics erythromycin to inhibit the bacteria growth, kill the bacteria, azithromycin and clarithromycin. Erythromycin to kill the bacteria, to inhibit the bacterial growth, azithromycin 500 mg टैबलेट प्रोवाइड करेंगे, क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 mg टैबलेट प्रोवाइड करेंगे। और नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन। एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड इन मिनिमाइज एक्सपोजर टू ससेप्टिबल पर्सन स्पेशली इन्फेंट, है ना। और क्या करेंगे? एजुकेट करेंगे पर्सन को, है ना, और उनको क्या करेंगे? पर्सन को, जो ससेप्टिबल पर्सन के कांटेक्ट में आने से उनको क्या करना है? अवॉइड करना है, स्पेशली इन्फेंट को अवॉइड करना है। आइसोलेशन, रेस्ट्रिक्शन ऑफ केस शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम वर्क, स्कूल, पर स्कूल, चाइल्ड केयर सेंटर। जिसको भी अगर पेशेंट को परट्यूसिस है, वो अगर आइसोलेशन में है ना, उनको क्या करना है? रेस्ट्रिक्शन में रखना है उनको। स्कूल, वर्क, प्री स्कूल, चिल्ड्रन केयर सेंटर, ऐसे में उनको नहीं जाना है। रेगुलर हेल्थ केयर चेकअप, और रेगुलर हेल्थ केयर चेकअप के लिए जाना है। एजुकेट प्रेग्नेंट वुमेन टू कीप डिस्टेंस टू सच केसेस, और
एजुकेट करना है प्रेग्नेंट वुमेन को कि वो क्या करे, अगर किसी को पर्टिसिस है तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करे। और क्या करना है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन है ना, पेशेंट और पर्सन को क्या करना है, एडवाइस करना है कि वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन करे, है ना, इम्यूनाइजेशन लगवाए to prevent from pertussis. Whooping cough is on the rise. Cover your cough and sneeze. जब ड्यूरिंग स्नीजिंग के टाइम में, ड्यूरिंग कफिंग के टाइम में क्या करना है, कवर करके कफ या स्नीजिंग करना है। तो दिस इज ए pertussis और whooping cough. So thank you student.